रिक्वेस्ट करता हूँ प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन शहबाज सदीक साहब से कि वो डाइस पे सीट लाएँ और मेंबरान हाज़िरीन बार को ऑफिशियल वेलकम करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected Speaker, Mr. Nadeem Bhag साहब, मेरी कैबिनेट, ऑल कोलीग्स, सीनियर्स, पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है हमने शॉर्ट नोटिस पे भट्ट साहब से रिक्वेस्ट की, चूँकि नया SRO 55 जो इस टाइम फील्ड में अभी न्यूली इंसर्ट हुआ, जिसमें नेक्चर H1 नेक्चर J कंपलसरी कर दिया गया फॉर ऑल सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन। उस हवाले से आज का जो प्रेजेंटेशन है भट्ट साहब हमें अपने जो एक्सपर्टीज से हमें अपनी जो नॉलेज शेयर करेंगे। जो किसी का कोई क्वेश्चन है प्रैक्टिकली भी ये बताएंगे, क्वेश्चन के आंसर भी होंगे। बैलेंस शीट के हवाले से भी इसमें साथ जो है शामिल किया गया है। जो बैलेंस शीट के इश्यूज आ रहे हैं मॉडिफाई करने के हवाले से, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के हवाले से, वो भी भट्ट साहब उससे आगाह करेंगे। बाकी इसके साथ साथ कल का जो दिन है, कल के फ्राइडे को कल 2:30 हमने SCCP में नई अमेंडमेंट आ रही है कि जितनी अनलिस्टेड कंपनीज हैं न्यूली इनकॉर्पोरेट होंगी, ऑल अनलिस्टेड कंपनीज उनके लिए जो शेयर के सर्टिफिकेट्स हैं CDC की सूरत में, बुक फॉर्म की सूरत में वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसकी जो प्रेजेंटेशन है कल इस्लामाबाद हेड ऑफिस से जो उनके एडिशनल रजिस्ट्रार है वो ख़ुद यहाँ पे जूम पे भी देंगे, और 2 एडिशनल रजिस्ट्रार जो इस्लामाबाद से ट्रैवल करके यहाँ पे लाहौर आ रहे हैं सिर्फ इसी मकसद के लिए, लाहौर टैक्स बार में उस नुमाइंदगी के लिए। तो कल भी शमूलियत करें, चूँकि आगे जो प्रैक्टिस में जो नई इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए वो बड़ा ज़रूरी और बड़ा अहमियत का हामिल जो प्रेजेंटेशन है, तो कल के लिए भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर शामिल हों। तो बिला तखीर मैं अपने सेक्रेटरी से कहूँगा कि स्पीकर साहब को डाइस पे बुलाएं। मौसम भी बाद का बारिश वाला ख़राब है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना जो लर्न कर सकते हैं इनसे, हम इनसे मुस्तफ़ीद हों। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब। मैं बिला तखीर आज के हमारे की नोट स्पीकर नदीम भट्ट साहब FCA चेयरमैन टैक्सेशन अकेडमी को दावत दूँगा कि वो स्टेज पे सीट लाएँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है SRO 55 2025 है, नेक्चर J एंड H1 के हवाले से है, और दूसरा अपग्रेडेशन है बैलेंस शीट के हवाले से। तो उस पर प्रेजेंटेशन पेश किया। आज का जो टॉपिक है जी, वैसे तो 55 SRO है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करता चलूँ। कुछ पॉइंट्स और भी मैंने आपसे शेयर करने हैं इसके अलावा, क्योंकि मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया मैंने ताकि उसको थॉरोली हम उसको समझ सकें। ये 11 चीज़ें हैं जी जो आज हमने इसके अंदर शेयर करनी है। अगर आप देख सकते हैं, कोशिश तो ये कि इसका साइज़ बड़ा रखें। SRO की डेट से लेके तो अपडेशन ऑफ बैलेंस शीट तक पहले 10 पॉइंट जो हैं वो SRO से रिलेटेड है, और जो 11th पॉइंट है वो अपडेशन ऑफ बैलेंस शीट है। अच्छा, इस सारे को पढ़ने के बाद ना आपको एक चीज़ समझ आएगी, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, बात ये हो रही है, इसको वक्ती तौर पे थोड़ी सी परेशानी होगी उन लोगों को जो रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे। इस पे ऑलरेडी जो कंपनीज़ हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, जो लोग इसमें इंडल्ज हैं, वो तो मेंटेन कर रहे हैं। बेसिकली अगर इन दोनों को कलेक्टिवली पढ़ा जाए या बैलेंस शीट को भी देखा जाए, तो प्रॉपर रिकॉर्ड आपने रखना है। और रिकॉर्ड किस चीज़ का रखना है कि भाई मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ये था, ये मैंने परचेज़ किया। फर्दर फ़र्ज़ करें मेरे पास 100 kg एक यूनिट्स पड़े हुए मेरे पास, केमिकल्स, मैं मिसाल बना लेता हूँ, मेरे पास 100 kg जो है वो केमिकल पड़ा हुआ है। मैंने 1 महीने को बेस बना लेते हैं टैक्स पीरियड को। मैंने फ़र्ज़ करें जनवरी के महीने में 1 लाख kg मैंने और परचेज़ कर लिया। 1000 पहले था, 1 लाख मैंने और परचेज़ कर लिया, तो मेरे पास टोटल हो गया 1,01,000 kg मेरे पास जो केमिकल्स अवेलेबल हैं। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं ट्रेड करूं या मैन्युफैक्चर करके बेचूं। अगर तो ये मेरा फिनिश गुड्स है तो ज़ाहिर बात है मैं इसमें से कहता हूँ जी मैंने इस महीने में मैंने अज्यूम करें कि 90,000 kg मैंने बेच दिया। अभी फिनिश गुड्स की बात कर लेते हैं, वो आप उसमें से माइनस कर दें तो 20,000 बाकी आपके पास क्लोजिंग बच जाएगा। और ये अमाउंट में और केजी में दोनों में आपने कमर्शियल इंपोर्टर ने, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर ने H1 के अंदर इसको डिक्लेयर करना। ये H1 है आपका। अब उसमें से अगर आपने जो बेचा है लोकल है या एक्सपोर्ट है वो भी आएगा।
अगर इंपोर्टेड और लोकल परचेज है वो भी आएगा, इसके HS कोड आएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, जहाँ सेल टैक्स एप्लीकेबल है वो आएगा, और जहाँ पे उन्होंने जो उसकी डिटेल मांगी हुई है वो डिस्क्रिप्शन आप उसके साथ लिख दें। अब इसके दो हिस्से आप करते जाएं। क्वांटिटी हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। उन्होंने रेट का कॉलम अंदर नहीं लिखा, क्वांटिटी और अमाउंट आपसे ले ली, तो बात एक ही है, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसकी वर्किंग जो है ना प्रॉपर वो बनानी पड़ेगी। अब ये करने का मकसद, ये जो आप मुझसे थ्रू एनेक्सर जे जो आप ले रहे हैं मैन्युफैक्चरर के लिए, ऑल रजिस्टर्ड जो मैन्युफैक्चरर है आपके। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि पहले सिर्फ ये 58 जो रूल आपका 14 था उसके अंदर उन्होंने 58 लोग थे मैन्युफैक्चरर जिनकी लिस्ट बनाई थी। अब इस SRO के आने के बाद उन्होंने वो लिस्ट फारग कर दी, रिप्लेस कर दी, और उसकी जगह वर्ड आ गया ऑल रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में आएगा उसने एनेक्सर जे जो आपका है वो फाइल करना उसके लिए लाजमी कर दी। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली जब आप अब जाएंगे तो जो अभी जनवरी में ये आया था, इसकी डेट ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 24 या 25 जनवरी को ये आया था। तो जनवरी की रिटर्न के अंदर ये एनेक्सर जे अपग्रेड होना है और H1 ने ऐड होना है, क्योंकि H1 था ही नहीं। तो अभी जनवरी की तो सेल टैक्स रिटर्न चली गई है। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही है कि फरवरी की जब सेल टैक्स रिटर्न अपलोड होगी, जो अमेंडेड होगी, जारी बात है वो दोबारा से उसको अपलोड करेंगे, तो उसमें एनेक्सर जे वो वाला होगा जो उन्होंने 55 में मांगा आपसे, विद मोर डिटेल्स के साथ, तमाम मैन्युफैक्चरर के लिए होगा, और प्लस कुछ एडिशनल चीज़ें उसके अंदर उन्होंने मांग ली हैं जो कि तकरीबन वही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी हैं। लेकिन H1 चूँकि H आपको पता था वो एक्सपोर्टर के लिए है, और H1 जो है वो बेसिकली उन्होंने स्टॉक, उसे वो कह रहे हैं कि स्टॉक की जो रिकन्सिलेशन है वो आपने उनको बना के देनी है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, फिर आपने जो परचेज या प्रोडक्शन आपने की वो आएगा, और जो सोल्ड किया वो आएगा, और जो क्लोजिंग है। तो टेक्निकली स्पीकिंग आपका ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रिलेटेड टू प्रोडक्शन वो उन्होंने आपसे साल के बाद लेने की बजाय मंथली बेसिस पे उन्होंने आपसे ले लेना है। दैट्स ऑल। ये आपका क्रक्स है जो आप इसको पढ़ने के बाद, अब कुछ लोगों को अभी एक्सक्लूजन भी है वो भी देख लेते हैं, लेकिन पहले वाला जो है वो आपके सामने है। अब डेट क्या है? ओबियसली SRO जब आता है अगर उसमें कोई डेट ना दी हो तो जनरली जिस डेट पे वो दिया होता है उसी डेट से इफेक्टिव होता है। लेकिन चूंकि इसमें उन्होंने, चूंकि अभी वो सेल टैक्स रिटर्न नहीं उन्होंने अमेंड की थी, तो जनवरी वाला तो डाटा आपका वो निकल गया। अभी फिलहाल इसकी टेक्निकली तो जनवरी में एप्लीकेशन हो जानी चाहिए थी, तो 24-25 जनवरी को ये आया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ जी आपकी पहली SRO 55 जो है 24 जनवरी 2025 को आया। इसके अंदर कोई आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये किस डेट से इफेक्टिव है। तो इट मीन्स कि जिस डेट पे ये आपका नोटिफाई हुआ है उस डेट पे ये आपका एप्लीकेबल है। टेक्निकली स्पीकिंग जनवरी पे अप्लाई होना चाहिए था, लेकिन चूंकि अभी रिटर्न उस तरह उसके जो पीछे फॉर्म है वो उस तरह अमेंड नहीं हुआ, इसलिए अभी पुराने की बेस पे जनवरी की आपकी जो सेल टैक्स रिटर्न है वो जा रही है। फरवरी या मार्च जो भी जब वो अपलोड करेंगे उसके मुताबिक आप चीज़ें उसके अंदर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ सेल टैक्स रिटर्न। तो रिटर्न जारी बात है वो रूल्स के अंदर जाके उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके अंदर वो H1 डालेंगे, जे रहे वाला डालेंगे, तो वो रिटर्न का एक हिस्सा बन जाएगा। नंबर 2, इशूइंग ऑफ SRO लीगल बैकिंग। ये अभी मैंने आपको बताया, ये सेक्शन की 50 है सेल टैक्स एक्ट 1990 का, रेड विद सेक्शन 26 है जो सेल टैक्स रिटर्न से रिलेटेड है। तो ये पावर है बोर्ड के पास इनकम टैक्स की तरह, सेल टैक्स में सेक्शन 50 है उसके, तो वो इसमें SRO जो है वो इशू कर सकते हैं रिलेटिंग टू रूल्स से रिलेटेड जो आपका है। इफेक्टिव डेट क्या जी? विल बी मैंने लिख दिया फरवरी है मंथली, एज नो नेक्सर वाज अपलोडेड विद दी सेल टैक्स रिटर्न ऑफ जनवरी 2025, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। चौथे नंबर पे क्या है जी मेरे पास? अब ये किस सेक्शन के अंदर किस रूल के अंदर चेंज आई है? रूल 14 का सब रूल 1 है, ठीक है, उसके अंदर उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, और ये
पहले में उन्होंने क्या कहा, वर्ड रेड मैंने किया हुआ एप्लीकेबल ऑन रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। एनेक्सर जे वो फाइल करेंगे। अभी मैं इसके कंटेंट्स भी आपको दिखाता हूँ। मंथली सेल टैक्स रिटर्न है जिसके अंदर डिटेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड एंड गुड्स सप्लाइड आप इसमें शो करेंगे। मैं आपको फॉर्मेट आगे दिखा देता हूँ, मैंने बनाया हुआ इसका। ये एनेक्सर जे का फॉर्मेट है। ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, सबके साथ फिनिश लिखा हुआ है, सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ और क्लोजिंग स्टॉक। तो एक रिकंसिलेशन उन्होंने आपने कि आपके पास था कितना, आपने बनाया कितना। इसमें परचेजेस नहीं आ रहे। परचेजेस आप ऑलरेडी आपको पता है, जब वो सेलर आपका डालेगा तो परचेजेस ऑटोमेटिक आपकी वहाँ पे आ जाएंगी इनपुट लेने के लिए। तो टेक्निकली ओपनिंग स्टॉक भी वो ले गए, परचेजेस भी आ गया, प्रोडक्शन भी आ गई, आपने जो सोल्ड किया वो भी आ गया। सोल्ड सेल तो खैर पहले भी आप डाल ही रहे थे, सेल परचेज और सेल्स आप ऑलरेडी वहाँ पर डाल रहे थे, वो आ रहा है। उसके साथ ये ओपनिंग और प्रोडक्शन और क्लोजिंग एक और आ जाएगा जो इसके अंदर है। और आगे उन्होंने पर्टिकुलर साल डाल दी है, आप देख सकते हैं। एचएस कोड है जो मैंने कहा था, डिस्क्रिप्शन है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, केजीज है, टन्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स है और आगे क्वांटिटी एंड अमाउंट। ये हर एक के ऊपर ये आपके जो 5 कॉलम आगे मैंने बनाए हुए हैं, ये हर एक के लिए आपने अलग अलग उसको मेंशन करना है। ये आपका एनेक्सर जे जो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, ब्रेकअप आपके पास आ। अब जो H1 है वो न्यूली एडिड है। H अपनी जगह पे रहेगा, H के बाद H1 एक और आ जाएगा जो कि उन्होंने आप देख सकते हैं मैंने रेड किया हुआ है। उसी तरह किस पे, ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स। अब वर्ड है टैक्सेबल गुड्स, ऊपर भी टैक्सेबल गुड्स है, मैंने ग्रीन किया हुआ है, नीचे भी टैक्सेबल गुड्स है। अब न्यूली एडेड H1 क्या होगा, मंथली बेसिस पे आपने क्या रिपोर्ट करना है, वो थोड़ा सा मिलती जुलती चीजें हैं लेकिन थोड़े से पर्टिकुलर्स उन्होंने अलग कर दिए। ये आपका H1 है, इसमें भी HS कोड है। सेल टैक्स रेट इधर है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, डिस्क्रिप्शन की जगह यहाँ पे सेल टैक्स का रेट आ गया, बाकी क्वांटिटी अमाउंट उसी तरह ही है। अब ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज ड्यूरिंग द मंथ लोकल एंड इंपोर्टेड, फिर जो आपने बेची उसी तरह ही, उसमें तीनों उन्होंने अलग अलग कर दिया। आपको पता है सेल टैक्स में 3 तरह की सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाईज एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। वो तीनों के कॉलम उन्होंने अलग अलग बनाए हैं। आपने टैक्सेबल को अलग शो करना है, जीरो रेटेड को अलग शो करना है, चाहे वो लोकल या एक्सपोर्ट है, और जो एग्जेम्प्ट है उसको भी अलग से शो करना है जो उन्होंने इसमें मांगा हुआ है। और फिर क्लोजिंग स्टॉक है, तो बेसिकली वो मांग वही रहे कि आपके पास था कितना, आपने बनाया कितना, आपने बेचा कितना और आपके पास बच कितना गया। तो जो आप साल के बाद, और ये सारा डाटा आपका अल्टीमेटली आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जाके मैच करेगा। अब आप ये नहीं कह सकेंगे जनाब कि ये स्टॉक तो मैंने जो दिया था वो उधर था इधर नहीं। हाँ, आप पहले वाले में एक बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि फिनिश गुड्स में तो इसके ये जो जे है ना मैन्युफैक्चरर के लिए, इसके अंदर रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोसेस नहीं है, वो देखिए आप इसके अंदर नहीं है। तो उसका स्टॉक आप ज़रूर इसके मुकाबले में जो आपके पास है उस डेट पे पड़ा होगा वो आप शो कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ रिपोर्ट फिगर हो गई वो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से जाके टैली कर जाएगी और वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक और भी सवाल हमने रेज कर दिया कि यहाँ जो अभी हमने नेक्स्ट में जो इंपोर्ट डाली है, ये वैल्यू डिक्लेयर्ड है या असेस्ड है? ये डिक्लेयर्ड वैल्यू आपने लेनी, आपका असेस से कोई ताल्लुक नहीं है। सेल टैक्स उन्होंने डिक्लेयर्ड और असेस्ड विच एवर इज हायर के ऊपर चार्ज करना है। आपने यहाँ पेमेंट वाली अमाउंट लेनी है और उसी ने टैली करना है आपकी उधर जाके। अभी रिसेंटली एक हमें क्वेश्चन रेज हो गया विद होल्डिंग के ऊपर, उन्होंने कहा जी आपकी जो परचेजेज है ना लोकल, वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट के साथ सेल टैक्स रिटर्न के साथ मैच नहीं कर रहा। हमने लोकल परचेज डाली हुई है ऑडिटेड अकाउंट्स और इनकम टैक्स रिटर्न में 26 लाख रुपए और उधर आ रहा है 90 लाख रुपए। जब उसको थ्रेश किया गया कि भाई जो उसका नेक्सर ए या बी है उसके अंदर बिजली और गैस का बिल भी शामिल है, जब वो आप माइनस करेंगे तो वो 26 लाख के बराबर आ जाएगा। अब देखने में अगर मैं अमाउंट को चेक करूं, ब्रेकअप ना चेक करूं, तो लगेगा कि दोनों में फ़र्क आ गया। फ़र्क किस वजह से है, उसकी रिकन्सिलेशन आपके बना के देनी है। इसमें भी बाद में वो आपसे सवाल करेंगे कि जनाब सेल टैक्स रिटर्न के अंदर
जो आपने इंपोर्ट डिक्लेयर किया वो और आपके एनेक्सर और इनकम टैक्स रिटर्न मैच नहीं कर रहे। भाई उधर असेस्ड वैल्यू है, इधर डिक्लेयर्ड वैल्यू है, तो बाद में उसकी रिकंसिलिएशन उसको बना के आप दे दीजिएगा। अगर उनमें फ़र्क आया तो, अगर ना हुआ, अगर डिक्लेयर्ड वैल्यू ही असेस्ड वैल्यू है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब मैं वापस आता हूँ। एनेक्सर जे जैसे मैंने बताया फिनिश गुड्स से रिलेटेड है। इसमें जो मैन्युफैक्चर का रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोसेस शामिल नहीं है। वो आपके हो सकता है इनकम टैक्स रिटर्न में बैलेंस शीट में आ रहा हो, वो यहाँ नहीं आ रहा, तो उसका फर्क भी आ सकता है। वो हम बता देंगे भाई ये वो वाला है। एनेक्सर H1 वो भी फिनिश गुड्स, ज़ाहिर बात है जो कमर्शियल इंपोर्टर है। अच्छा, अगर एक बंदा इंपोर्टर भी है और मैन्युफैक्चरर भी है तब क्या होगा, वो एनेक्सर जे के अंदर जाएगा, उसको H1 देने की जरूरत नहीं है। उसमें वर्ड है कमर्शियल इंपोर्टर, वर्ड यूज हो रहा है। आप वर्ड देखें, उसमें जो मैं ये भी सोच रहा था, ये देखें यहाँ जो वर्ड है बी के अंदर ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल इंपोर्टर, इसका मतलब है जो इंपोर्टर कम मैन्युफैक्चरर है वो जे के अंदर ऊपर चला जाएगा। अच्छा जी, फिर आपका आ गया, अच्छा वो भी अच्छा फिर वो मैंने जब पढ़ा, अब गौर से देखें तो इसके अंदर रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर मीन्स चाहे वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, एओपी है, एसएमसी है, सब शामिल है उसके अंदर। नंबर 1, अगर वो टैक्सेबल गुड्स में है। अच्छा, मेरी अगर सिर्फ सप्लाई एग्जेम्प्ट है और मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं तो तब उस सूरत में ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो टैक्सेबल गुड्स होना जरूरी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीरो रेटेड है या टैक्सेबल। सप्लाई की डेफिनेशन जब आप जाके पढ़ेंगे ना, तो जो स्टैंडर्ड रेट या रिड्यूस रेट या जीरो रेटेड है वो सारे उसके अंदर शामिल है। तो जीरो रेटेड को अलग मत लीजिएगा सेल टैक्स पर्पज के लिए, वो भी टैक्सेबल गुड्स में ही शामिल होता है। बाकी आपको सेल टैक्स का रिफंड मिल जाएगा, वो अपनी जगह पे है। अच्छा, बी में जब मैंने पढ़ा तो कमर्शियल इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर है, तो रिटेलर्स किधर गए? वो टीयर 1 ऑलरेडी अपनी कंप्लायंस कर रहा है। उन्होंने इस रूल के अंदर जब 14 जाके आप पढ़ेंगे तो टीयर 1 वालों का अलग से उन्होंने जो रिटर्न और जो चीज़ें उनकी चीज़ें हैं वो अलग से उन्होंने मांगी हुई हैं, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। लेकिन ट्रेडर ऑटोमेटिक आपका इसके अंदर कवर हो जाता है। एच हो गया। अब जी एनेक्सर जे मैंने पहले बताया, जब आप 14 रूल जाके पढ़ेंगे तो 14(1) के नीचे ही उन्होंने लिस्ट बनाई हुई थी 58 मैन्युफैक्चरर की। तो मैंने कहा अब ये जो नया एनेक्सर जे आया ये किन के लिए है? ये तमाम रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर के लिए। वो लिस्ट यानी फारग हो गई। अब ऑनवर्ड तमाम मैन्युफैक्चरर एनेक्सर जे को अगर वो टैक्सेबल गुड्स में एंगेज है तो वो मंथली बेसिस पे फाइल करेंगे। H1 नया है, वो पहले नहीं था, अब उन्होंने उनके लिए भी ये डाल दिया ताकि उन पे भी चेक एंड बैलेंस जो है वो लगाया जा सके। फिर मैंने तीसरा पॉइंट बनाया कि ये फिगर्स अल्टीमेटली फिर आपकी ऑडिटेड अकाउंट्स या अनऑडिटेड अकाउंट्स के साथ जाके मैच करेंगे। टीयर 1 मैंने आपको बता दिया, उनका अलग से एसआरओ और 3 सेक्शन के अंदर जो सेल टैक्स का है 9 सब सेक्शन जो है उसके अंदर वो ऑलरेडी कवर्ड है। ये एनेक्सर थे जी। अच्छा, अब आ गया बैलेंस शीट के बारे में आखिरी जो इससे कनेक्टेड जो सवाल है। बैलेंस शीट का जो एसआरओ पहला आया था आपको याद है 350 था, जिसने कहा था कि आप अपनी बिजनेस कैपिटल जो होगा उसके 5 टाइम्स से ज़्यादा अपनी टर्नओवर मंथली बेसिस पे नहीं करेंगे, वरना अप्रूवल लेनी पड़ जाएगी आपको कमिश्नर की। नंबर 1। फिर वो अमेंड हुआ, लोगों ने कहा जी ये तो पैसे और जगह से भी आ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। फिर ये एसआरओ इसके अगेंस्ट एक और एसआरओ इशू हो गया जो 644 था, जो 7 मई 2024 को आया। उसने कहा जी आप वर्ड रिप्लेस कर ले बिजनेस कैपिटल की जगह पे कैपिटल एंड लायबिलिटीज डिक्लेयर्ड इन द बैलेंस शीट, उसका 5 टाइम्स आप ले लें। यानी कैपिटल के अंदर आपके जो क्लोजिंग कैपिटल आ रहा होगा बैलेंस शीट में, उसमें आप लायबिलिटीज अपनी जो भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, पेएबल जो भी है वो आप ऐड कर लें और उसका 5 टाइम्स ले लें। और अगर आप बैलेंस शीट ओबियसली आप इससे ज़्यादा टर्नओवर करना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम दी ऑनलाइन आपने कमिश्नर से डॉक्यूमेंट्स दे के आपको अप्रूवल करानी पड़ेगी कि जनाब मेरी जो सेल है वो क्यों ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा किस वजह से हुआ। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो एप्लीकेबल है, ये वर्ड दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। ये किन लोगों पे एप्लीकेबल?
इंडिविजुअल एओपी एंड कंपनी विद जो एसएमसी वाली होगी, अदर देन बीइंग ए मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब है दो कैटेगरीज बाहर निकल गई। एक वो जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो इसमें शामिल नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल कंपनी एओपी है। दूसरा वो कंपनी जिसमें सिंगल मेंबर नहीं, एक से ज़्यादा मेंबर है, तो ये दो चीज़ों को उन्होंने इसमें एक्सक्लूजन दे दी, बाकी आपका इसके अंदर शामिल है। ये आपका जी पॉइंट बैलेंस शीट का आ गया। अच्छा, अब सवाल ये आ गया, मैंने खुद ही बनाया कि अब आप जो सेल टैक्स रिटर्न के साथ अब हर दफ़ा अपग्रेडेड बैलेंस शीट देंगे, तो उसको मैंने 5 टाइम्स के अंदर भी लेके आना है। प्लस क्या रीज़न है, ये चौथा पॉइंट है कि मेरा कैपिटल एंड लायबिलिटी चेंज हो सकते हैं, मेरा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग दी टैक्स पीरियड हो सकता है, मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, मैं एडिशनल लोन रिसीव कर सकता हूँ, और डी है आपको एडवांस अगेंस्ट सेल भी पैसा आ सकता है। तो आपको हर दफ़ा फिर घूम फिर के आप उधर ही आ गए। आपको रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब आप मंथली बेसिस पे मेंटेन करेंगे, तो आपका 55 SRO प्लस आपने जो बैलेंस शीट है या अकाउंट्स है या विद होल्डिंग जो भी है, सारा कुछ इसके अंदर आके मर्ज हो जाएगा। सो आप अब प्रॉपर अकाउंट्स अब मेंटेन करना शुरू करें, नहीं किए तो करवा लें, कोई मसला नहीं है। और अभी बहस हो रही थी कि अब आप जुलाई से शुरू करें, जुलाई 2024 से शुरू करें, ताकि कल को ये फिगर्स आपस में मिसमैच ना हो जाए कि पीछे कुछ और आ रहा है, आगे कुछ और आ गया। तो अब आप रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अकाउंट्स बनाएं, उसको मैनेज करवाएं उनके अकाउंट्स के स्टाफ से, और चेक एंड बैलेंस रख के, चाहे वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है या रुपीज़ है या उसका जो कोड है, ठीक है, HS कोड है, उसको मैनेज करें कि जो बनाया है आप वही बेच रहे हैं। अगर आपने यार्न खरीदा है तो सीमेंट तो नहीं मैं बेचूंगा ना, फिर मैंने कपड़ा बना के बेचा जनाब, ठीक है, दोनों का कोड HS डिफरेंट हो सकता है, सेक्टर तो एक ही है ना, सेक्टर तो टेक्सटाइल ही है, उसके अंदर ही जाएगा। सो चेक एंड बैलेंस वो रखना चाह रहे हैं। प्लस जब 38 की रेड होगी तो पता चलेगा कि आपने जो स्टॉक दिया है अब वो आपके स्टॉक के साथ मैच करना चाहिए, अनलेस अदरवाइज अगर आपका किसी और के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ऐसे भी हो जाता है। अगर आप कन्वर्जन बाहर से करवा रहे हैं तो हो सकता है उनके पास भी आपका स्टॉक पड़ा हो, वहाँ फर्क आ सकता है। लेकिन फिजिकली अगर आप यार नहीं खरीद के यार नहीं बेच रहे हैं, तो फिर तो मेरा या जो मैं खरीद रहा हूँ वही बेच रहा हूँ, वो मेरा टैली होना चाहिए, या जो मैं खुद ही बना के बेच रहा हूँ तो वो मेरा स्टॉक मेरे ही गोडाउन में 1, 2, 3 जो है उनके अंदर पड़ा होना चाहिए। अदरवाइज आपका स्टॉक जो होगा या जो प्रोडक्शन है या चीज़ें वो मिसमैच नहीं करनी चाहिए। ये तो थे जी पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ जाऊँ, 2-3 पॉइंट्स जो मैंने और सीखे हैं और जो सीख रहे हैं अभी तक, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक जी, ये तो 2-3 पूरे हो गए। अक्सर क्या हो रहा है, जो मुझे लोग भी कह रहे हैं और कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, कि जब पहली दफ़ा कोई बंदा वेल्थ फाइल करता है तो उसके ओपनिंग वेल्थ के अंदर लोग एडवर्टेंटली और इनएडवर्टेंटली उसकी ऐसी चीज़ें बीच में डाल देते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, और उनके ज़हन में शायद ये होता है कि ये मैं डाल दूंगा तो बाद में हम मिस यूज़ कर लेंगे। बिल्कुल नहीं होगा वो। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है जी, मैं आपको दे भी दूंगा, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अपने ओपनिंग बैलेंसेस को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आल्दो के वो 6 साल से पीछे हैं, तो वो करंट ईयर में आपकी इनकम बना के 111 में आपको टैक्स लगा देंगे। सो नेवर डिक्लेयर सच आइटम्स, वेदर कैश एंड बैंक बैलेंसेस, वेदर प्रॉपर्टी, वेदर ज्वेलरी में भी लोग प्ले करते रहे, हमें पता चला जी डाल दे जी 100 तोले, एक बंदे ने कहा जी 100 तोले डाल दे। मैंने कहा भाई है तुम्हारे पास? जी है तो नहीं। तो मैं कहा फिर कहाँ डाल दे? अच्छा, कल को पता जब ज्वेलरी बेचोगे उसके गेन पे टैक्स लगा हुआ है, कहाँ से भाई? इधर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इनकम बना दे, उधर से है कोई नहीं, दोनों तरफ से बंदा फंस गया। तो भाई जो चीज़ है ही नहीं उसको कहाँ से साबित करते फिरोगे? तीसरी बात यह है, आप एक गलत चीज़ डाल देते हैं अंदर, फर्ज करें ज्वेलरी, तो आपने तो बेचना ही कुछ नहीं, ये पैसा किधर से आएगा भाई? सब कुछ फेक, सब कुछ हवा में। ऐसे नहीं होता भाई, अपनी चीज़ों को मैनेज करें। ये मैं नॉलेज पर्पज के लिए शेयर कर रहा हूँ कि ये कंप्लेंट्स आ रही हैं आगे से, टैक्स ऑफिस भी कर रहा है, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि भाई नेवर डिक्लेयर्ड सच एन एंट्री विच इज़ नॉट वेरीफाइबल। इवन के पर्सनल एक्सपेंसेस भी हों तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ वो भी अपनी अजम्पशन बेसिस पे नहीं डालने, स्वाय फूड क्लोथिंग के जहाँ रसीदें नहीं हैं, वरना बिजली के बिल आपके पास है, यूटिलिटीज़ आपके पास है, बच्चों की फीसें आपके पास है, बाहर आप गए हैं वो आपके पास है, क्लब की मेंबरशिप आपके पास है,
रेंट दिया तो उसका एग्रीमेंट आपके पास है, तो ज़्यादा चीज़ें तो वेरीफाई हो रही है उसके अंदर, बाहर पैसा गया वो आपके पास है, तो बाकी एंड पे वो फूड क्लोथिंग एक्सेट्रा ही बच जाता है। उसमें भी एक रैशनल होता है, 4 बंदे कितना का खाना खा लेंगे भाई, ठीक है, कम खाता है, एक ज़्यादा खाता है, एक महंगा खाता है, एक सस्ता खाता है, एक एवरेज है, बिल्कुल ठीक है, बट एक मिनिमम और मैक्सिमम थ्रेश तो कोई होगा भाई, कि 4 बंदे कैसे जिंदा रहे भाई, इतना तो बंदा साबित करेगा। 12 एक तो ये पॉइंट था। तो ओपनिंग बैलेंसेस भाई, चाहे वो बैलेंस शीट हो, मैंने दोनों ऐड कर दिए, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे वेल्थ हो, नेवर एंटर सच फिगर्स विच आर नॉट वेरीफाइबल। क्यों? आप कहेंगे जी क्यों? 111 सेक्शन है भाई, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट अगर आप डाल दिया तो वो आपकी इनकम बना के आपको टैक्स लगाएंगे। एक और बात जो शायद नहीं अगर पता भी होगी लोगों को, अगर कंसीलमेंट पकड़ी जाती है और साबित हो जाता है कि कंसीलमेंट है तो जितना टैक्स बनेगा उतनी पेनल्टी भी है। तीसरी बात, आपको यह भी पता है कि अगर आपके पर्टिकुलर मिस डिक्लेरेशन है, मिस मैच हो गए हैं, तो उसकी 5 लाख की पेनल्टी मिनिमम अलग है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो अब वक्त आ गया भाई, अपनी चीजों को बिल्कुल सिंक्रोनाइज करें, इसको रियलिटी, फैक्चुअल और वेरीफाइबल बेस पे लेकर आए, तभी आपकी जान छूटेगी। और एक और बात, ये आप ये ना समझें कि डिक्लेयर कर देंगे तो बंदा मार नहीं जाएगा भाई, बच जाएगा। अगर आप अपनी चीज़ों को वेरीफाई करवा दें तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि आपको एप्लीएट बॉडी बेनिफिट देगी कि सर मैंने टैक्स पूरा जमा करा दिया, ये तो ज़बरदस्ती मेरी इनकम बनाई जा रही है। कैसे बन गई ये इनकम? मैंने तो कुछ रिसीव नहीं किया, मैंने तो कोई नॉन कंप्लायंस नहीं की। जब तक आप नॉन कंप्लायंस नहीं करेंगे तब तक आपकी इनकम में अगर कोई एडिशन हो भी जाती है तो बड़े आराम से पहली या दूसरी स्टेज पे वो फारग हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा साबित हो गया कि ये थी ही कंसीलमेंट और अब जवाब भी कोई नहीं है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि एक वो बंदा जिसने कोई गलती की नहीं है उसको ना करदा जुर्म की सज़ा मिलेगी। तो डिक्लेरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस पर मैक्सिमम मेहनत करें, आपको इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा और आपके अकाउंट में नेकी भी लिख दी जाएगी। और क्या चाहिए बंदे को? और दुनिया में करना क्या बंदे ने? आगे चलता हूँ, मेरे 2 पॉइंट और हैं, फिर मैं आपकी तरफ वो कर दूंगा। मैंने आज जी एक और चीज़ देखी, पहले मैं कुछ और देख रहा था लेकिन आज एक डिस्कशन हुई तो पता लगा, मैंने एक रिटर्न फाइल की, कोई भी रिटर्न, वो मुझसे गलत फाइल हो गई, मैंने इनकम ज़्यादा कर दी या लॉस कम कर दिया। बाद में मुझे पता लगा कि भाई ये तो डिक्लेरेशन गलत हो गई है। अगर आपके पास वेरीफाइबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, विद रीजंस अवेलेबल है, तो आप अपनी इनकम को डाउनवर्ड भी ले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको फिर कमिश्नर इनर रेवेन्यू की अप्रूवल चाहिए हो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर असेसमेंट के बाद मुझे पता लगा कि मेरी कुछ चीज़ें अंदर गलत है, आप 114(6) के अंदर असेसमेंट के बाद भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त फिर शर्त ये होगी, अब देखना पड़ेगा कि आप डाउनवर्ड रिवीजन नहीं कर पाएंगे। अगर असेसमेंट से पहले है तो आप डाउनवर्ड भी रिवीजन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास वेरीफाइबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो। हवाई एंट्री नहीं है भाई, टैक्स बचा जी, मेरा खर्चा मैं भूल गया था, तो भाई साबित कर दे फिर, क्या उतने पैसे थे आपके पास? दूसरा, क्या वो वाकई खर्च हुआ? तो लाए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से पता लग जाएगा। फिर जिसको दिया, ये आपने फोटो कॉपी मुझे दी है, ये खुद ही स्पोर्टिंग लेकर आ गए, उसको वेरीफाइबल होना चाहिए थर्ड पार्टी से। तो आप डाउनवर्ड में भी जा सकते हैं, प्रोवाइडेड के वेरीफाइबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो। तो ये एक नई चीज़ थी कि आप आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड आफ्टर असेसमेंट 114(6) रेड विद 6A जाके पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको जो नीचे उसने कहा कि डाउनवर्ड आप रिवीजन नहीं कर सकते, वो असेसमेंट के बाद है। ऊपर आप कर सकते हैं 120 के अंदर, यानी अगर मैंने रिटर्न फाइल की है तो मैं उसको असेसमेंट, यानी शॉर्ट ये है कि असेसमेंट से पहले, असेसमेंट के बाद, अमेंडमेंट के बाद, दोनों केसेस में मैं रिवीजन कर सकता हूं, प्रोवाइडेड कि मेरे पास वेरीफाइबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो और रीजन के साथ मैं उनको दूं। अच्छा जी, मेरा आज का वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो अभी चूँकि जो चीज़ मुझे वेरीफाइबल नहीं होती मैं फिर कोशिश करता हूँ मैं पास ऑन ना करूँ, तो मेरे पास यही पॉइंट्स थे। बहुत शुक्रिया नदीम भट्ट साहब, FCA चेयरमैन टैक्सेशन अकेडमी।